कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लो कि कितना आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। नहीं बन रही है थ्योरीज को दोबारा पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे आओ, ठीक है ना। क्वेश्चंस बनाओ। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस SO2Cl2 सल्फ्यूरियल क्लोराइड, इसका नाम होता है, अभी नाम से आपको मतलब नहीं है। SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम। जल्दी से 1 मिनट में इसका आंसर बताओ फटाफट। कितने सारे मोल्स होंगे इस मॉलिक्यूल के, कितने ग्राम है? सर ये Na एटम सर एवोगैड्रो नंबर होता है। Na एटम, Na मॉलिक्यूल। बेटा आप लग रहा है बहुत दिन बाद आ रहे हो आज, आपका आवाज मुझे अचानक। सर 0.1 मोल। सर 0.1 मोल। 0.1 मोल। चलिए देखते हैं। SO2Cl2, वेरी गुड। यदि आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो ये 135 ग्राम ही आएगा, है ना। इसका आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो 135 ग्राम ही आता है। अब ऐड करके देख लेना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, गिवन मोलर मास। ये मोलर मास निकली, एक मोल की मास, मोलर मास 135, 13.5 1 जा और ये 10 जा, तो 0.1 मोल, है ना। गॉट इट? समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Na इज एवोगैड्रो नंबर, Na का मतलब यदि एवोगैड्रो नंबर है, हाँ होता है Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। थोड़ा सोचो, 1 मिनट टाइम लो, बनाओ। टेक 1 मिनट टाइम। अच्छा पहला वाला सबको समझ आ गया ना? बहुत सिंपल है। यस सर। समझने का क्या? सर सेकंड का 2.4 Na आया। वेरी गुड, 2.4 Na आंसर है विनायक, वेरी गुड। कैसे आया चलो हम लोग देखते हैं। बोला गया है Na इज एवोगैड्रो नंबर, तो सबको मालूम है उससे हमें क्या मतलब। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोला कि कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन में। चलो नाइट्राइड आयन होता क्या है बेसिकली, आप देख लो। नाइट्रोजन 7 होती है ना, तो 2 5, है ना। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाती है और N3 माइनस बनता है, जिसे हम लोग नाइट्राइड आयन बोलते हैं। तो बोलने का मतलब एक नाइट्राइड आयन का वैलेंस सेल में, दिस वन मैं इसका बात कर रहा हूं, एक नाइट्राइड आयन का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 4.2 ग्राम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है यदि हम लोग पता कर ले तो कितने सारे मॉलिक्यूल है वो आराम से पता चल सकता है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम। ओके, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। ये वाला रिलेशन लगा दिया मैंने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है और गिवन मास है 4.2 इनटू Na डिवाइडेड बाय मोलर मास, नाइट्रोजन की हो जाएगी 14, तो 14 1 जा और 0.3 Na, तो n आ जाएगी आपकी 0.3 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं और एक मॉलिक्यूल 8 है, तो इनटू 8 इलेक्ट्रॉन तो कितनी आ जाएगी 2.4 Na। The right answer is 2.4 Na। ओके, और सिंपल दिमाग लगा के आप बनाओ, इतना फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत है भी नहीं। ओके, जितना बनाते जाओगे पता चलते जाएगा। 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का होता है, डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि 0.3 मोल्स है इसमें, तो पार्टिकल्स कितने होंगे 0.3 Na होंगे और एक में उतना इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट इनटू कर देना। बट स्टार्टिंग में ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कौन आंसर देगा इसका?
कैलकुलेट नंबर सर ऑफ ए में होगा 13 मोल्स। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सिंपल सा दिमाग लगाना। देखो एक हीलियम का फॉर्मूला में हमेशा नहीं जाना है। फॉर्मूला तो हम लोग स्पीडी कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बट आस्ते आस्ते हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं वो क्या बोलना चाहता है। एक हीलियम का कितना होता है? 4 ग्राम। मोलर मास, तो गिवन मास बाय मोलर मास 4 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 13। 4 13 या 52, तो 13 मोल्स आए। तो 13 मोल्स में कितना होगा? एक मोल में Na होता है, तो 13 मोल्स में 13 Na होगा, तो पहला का आंसर 13 Na। दूसरा में कितना होगा? सर 13 एटम। है 4U हीलियम का, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 13 एटम्स आएंगे। 52 मोल्स ऑफ हीलियम है। एक मोल में कितना होता है? एक मोल में Na होता है, तो 52 मोल में 52 Na होगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है ना? एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 52 मोल्स में कितने होंगे? 52 Na होंगे, है ना? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? If in 3 moles of ethane, ध्यान से देखो, in 3 moles of ethane, calculate number of moles of carbon atom. जल्दी बताओ, इथेन का फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं? C2H6 C2H6 ओके, आप बोला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितने? 6 मोल। तो कार्बन के 6 मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के 18 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन 3 सर 3 Na। 3 Na। ओके, गॉट इट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो एक मोल में कितना होता है? Na होता है, तो 3 मोल में 3 Na होगा। सिमिलरली इसी के जैसा 52 मोल, एक मोल में Na, तो 52 मोल में 52 Na। कैलकुलेट द मास ऑफ 2G एटम ऑफ मैग्नीशियम। 2G हाइफन दिया हुआ है, ध्यान से। 2G एटम, 1G एटम का मतलब क्या होता है? कितना? Na एटम्स होते हैं। 2G एटम का मतलब क्या होगा? सर 48 ग्राम। हाँ, 2 Na एटम्स, है ना? तो मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम, तो 2 Na है, तो 24 into 2 48 ग्राम। ओके, वेरी सिंपल। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 Na molecules of carbon dioxide। Na का कितना मास होगा? मोलर मास के बराबर होगा, है कि नहीं? 88 एक का 44 हो ग्राम जाएगा, 12 और 32 44 ग्राम हो जाएगा एक मोल का। तो Na का निकल गया, इंटू 2 कर दिए तो 2 Na का निकल गया। ओके, मास ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड विद द एक्यूरेसी यूजिंग, कौन से टेक्निक से निकालते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास के, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बिगड़ोगे, तो पढ़ा करो लास्ट क्लास के चीजें, क्योंकि मुझे आंसर 2-3 बच्चों के मुंह से मिल रहा है, बाकी बच्चे प्लीज आंसर दीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2। कोई भी एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 दिया हुआ है। 1 मोल का वजन दिया गया है 42 ग्राम, ठीक है ना? 1 मोल का वजन दिया गया है 42 ग्राम। आपको बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका बनाओ, आप ट्राई करो। एक मोल का वजन एक्चुअली किसका वजन होता है? मॉलिक्यूलर मास का वजन होगा ना। एक मोल किसका वजन होता है? मॉलिक्यूलर वेट होती है वो। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल गई 42 ग्राम।
C3H6. वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट 42 ग्राम मिल गया। ओके, और एम्पिरिकल वेट C3H6. निकल जाएगा 12 प्लस 2 14 ग्राम, है ना? गॉट इट? अंडरस्टूड? 14 ग्राम हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास का वेट निकल चुका है। तो n निकाल लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट। 14 3 जा 42, n आ गई 3, तो इसका हमें 3 गुना कर देना, C3H6, है ना? आगे एम्पिरिकल फार्मूला कोई एक कंपाउंड का CH2O दिया हुआ है, उसकी वेपर डेंसिटी 45 है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोला गया। देखो वेपर डेंसिटी में अभी तक पढ़ाया नहीं, तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे बाद में हम, बट इतना जान लो आप लोग, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। आगे निकालो, मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। सर C3H6O3। वेरी गुड। देखो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी। अभी ये फार्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड, बट वेपर डेंसिटी की एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? तो आ जाएगी 90, मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल गई 90। ओके, एम्पिरिकल वेट कितनी मिल जाएगी? डिवाइड कर दो, 12 2 14 और 16 कितनी हो गए? 30, है ना? और डिवाइडेड बाय 3, n आपको निकल गया, है ना? n निकल जाएगा आपको 3, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट 3 मिल गया, इसका 3 गुना कर देना, C3H6O3, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ओके, आई सपोज आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो क्वेश्चंस को उतार लो। आपकी कमी ये है कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है अच्छे से, पुराने थ्योरीज को रिवाइज करो और फिर इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करो। ओके सर मेरा क्वेश्चन सर, बोलो जतीन, क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे Na एटम और Na मॉलिक्यूल वो एवोगाड्रो नंबर के सर वही होता है ना? एक ही बात है भैया, Na मॉलिक्यूल्स, Na केला, Na दोस्त, Na मॉलिक्यूल्स सब एक ही चीज होता है। उसका मतलब 6.022 into 10 to the power 20। ओके, एवोगाड्रो नंबर उस नंबर को बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ नंबर को, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसको मैं मिटा दूं। चलिए Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ूंगा आज, और आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी टिपिकल लेवल के सेट हैं। देखो मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इतनी आसान क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि आपकी पकड़ आ जाए थ्योरी पे। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी टिपिकल लेवल के, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज की क्लास में बहुत ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दूंगा, ठीक है? चलिए, और ये सारे क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं बन रहा है, आई रिक्वेस्ट थ्योरी को एक बार फिर से पढ़िए। और एक बार थ्योरी दिमाग में घुस गया तो ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, झटके में बनेगा, मुंह में बनेगा ये सारे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जो है इट्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, केमिकल इक्वेशन के आधार पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, इट्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ओके, अब आपके दिमाग में एक छोटा सा डेफिनेशन मैं डाल ही देता हूं, आई सपोज आपको याद हो ना हो, आप भूल गए होंगे। केमिकल रिएक्शन आपने जूनियर क्लास में पढ़ के आए हो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। ओके, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा, समझो ना, मैंने जैसे कोयला को आग लगा दिया, कोयला जल गया,
वो एक केमिकल चेंज हुआ और उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो प्रोसेस होती है, ओके, एक केमिकल चेंज। गॉट इट? तो द प्रोसेस या वो प्रक्रिया जहां पे केमिकल चेंज होती है उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सबको मालूम। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बहुत सिंपल में हम लोग समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with symbols and formula। देखो, यदि हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलाज के मदद से लिखते हैं, जो एलिमेंट जो कंपाउंड उसमें यूज हुए हैं उनका सिंबल लिखें, उनका फॉर्मूला लिखें, फिर उस केमिकल रिएक्शन को दर्शाएं, तो हम बोलते हैं मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखा। जैसे सिंपल, कोयला जलाए तो क्या, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला, बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम लोग सिंबल और फॉर्मूला यूज करते हैं जो जो रिएक्टेंट होती है और जो प्रोडक्ट बनती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल में आपको समझ आ चुका। अब केमिकल इक्वेशन जो होती है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, वो दो प्रकार की होती है। ओके, द फर्स्ट वन इज स्केलेटल इक्वेशन। ओके, एंड द सेकंड वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो बेटा, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या है? इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज एन unbalanced chemical equation। मतलब जो इक्वेशन था उसको मैंने उसी प्रकार लिख दिया जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया और वाटर बन गया। ओके, मैंने सिंबल्स और फॉर्मूला लिखे, बट मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है ना? और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in the reactant side is equal to number of elements of each atom in product side, है ना? जैसे इधर आ रहा है। चार हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो। हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ऑफ मैटर बोलो या मास बोलो, COM कंजर्वेशन ऑफ मैटर या कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है कि ना आप मैटर को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब यदि मैंने स्टार्टिंग में चार हाइड्रोजन लिए हैं तभी ना चार हाइड्रोजन बने होंगे, स्टार्टिंग में दो ऑक्सीजन लिए तभी ना दो ऑक्सीजन के एटम हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन कहाँ भाग गया, क्या मर गया कहीं जाके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैटर तो डिस्ट्रॉय नहीं ना हो सकती, बट ये वाला डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जनरली नहीं लिखी जाती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को अप्लाई कर देंगे। गॉट इट? वीडियो फ्रीज हो गया। क्या हो गया सर? नहीं सर, ठीक चल रहा है। चलो, सर ये स्केलेटल इक्वेशन में जो सर एलिमेंट का जो पूरा नाम भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो तो अनबैलेंस ही रहेगा। इक्वेशन में सिंबल और फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, नाम नहीं लिखते। ओके सर। सिंबल और फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन का मतलब ही हो गया कि सिंबल और फॉर्मूला आपको यूज करना। अब देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, केमिकल इक्वेशन स्टेटमेंट
but also quantitative। बहुत बड़ा सा वर्ड है, आप लोग पहली बार सुन रहे हो या स्टैंडर्ड 10th में सुन के आए होगे, माइट बी। केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। क्वालिटेटिव शब्द का मतलब क्या होता है ये पहले समझो। क्वालिटेटिव शब्द का मतलब होता है कौन कौन चीज है उसमें। यदि केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन कौन सी चीज इसमें है। इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें वाटर बनी है, ठीक है ना। तो हमें क्वालिटी पता चलती है चीजों की, कौन कौन सी चीज है वो पता चलती है। तो क्वालिटेटिव शब्द का मतलब होता है कौन सी चीजें हैं। अब केमिकल इक्वेशन सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि कौन कौन से चीज हैं, बट हमें साथ में ये भी बताता है कि कितनी क्वांटिटी में चीजें हैं। हमें ये भी पता चलता है कि कितने क्वांटिटी में चीजें लिए गए हैं इस रिएक्शन में। ओके, अंडरस्टूड। तो कितने क्वांटिटी में चीजें ली गई है इक्वेशन में, उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग अभी 4-5 मिनट में देखेंगे। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा। क्वालिटेटिव मींस कौन सा चीज है, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी मात्रा में कौन ली गई है। तो ये दोनों की इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है। बट तो हम लोग देखेंगे इन डिटेल्स, इस शब्द को अब हम लोग समझेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रोसीडिंग टू मोल कैलकुलेशन। देखो, जो भी मोल की कैलकुलेशन सब लोग करेंगे, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे, वो लगाने से पहले आप ये ध्यान देना कि बैलेंसिंग मस्ट। ओके, बैलेंसिंग किए बिना आप मोल कॉन्सेप्ट ना लगाना। मेथड, बट वो मेथड बाद में हम लोग डिस्कस समझिए। ओके, मेथड्स हैं जो बिना बैलेंसिंग के भी बना देता है सम को, बट वो मेथड बाद में। पहले हम लोग बैलेंसिंग जरूरी जो पड़ती है मोल कॉन्सेप्ट में, उस मेथड को सीखते हैं। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले ये ध्यान देना है कि बैलेंसिंग आप जरूर करोगे। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में सर स्क्रीनशॉट ले लिए सर। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से बहुत सारे चीज समझें। सपोज करो मेरे पास पोटासियम पर क्लोरेट, सॉरी क्लोरेट पर क्लोरेट नहीं, क्लोरेट नाम है। समझो मेरे पास KClO3 है, ठीक है। इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। थर्मल मतलब हीट देके हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो KCl प्लस O2 मिलता है, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। तो देखो आगे में 2 डाल दिए, यहाँ पे भी 2 डाल दो, और ये वाली 3 डाल दो। सपोज बैलेंस हो गई, 2 के 2 के 2 Cl 2 Cl 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, बैलेंस है। अब देखना कि हम इससे कितना चीज समझेंगे। पहला चीज जो हम इससे समझ सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल KClO3 का ब्रेक होता है
तो हमें 2 मॉलिक्यूल KCl मिलती है और 3 मॉलिक्यूल O2 मिलती है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलिए। सही है, 100% सही है। ओके। Yes, sir. 2 molecules of KClO3. Okay. 2 molecules of KClO3 gives 2 molecules of KCl and 3 molecules of O2. 100% ये स्टेटमेंट ट्रू। मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, आप बोलना कि ये सही है कि 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen गैस। बताओ मुझे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. 100% सही है। अब मैं इसको 2 मोल भी बोल सकता हूं। 2 मोल KClO3 का टूटा तो मिला 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, मैं एक तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को याद करवाया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए, 122.5। ठीक है ना? 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 gives 2 into 74.5 ग्राम ऑफ KCl। KCl का 74.5 होता है एंड 3 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. 2 मोल, 1 मोल का 122 ग्राम, 122.5 ग्राम, 2 मोल का 2 into 122.5 ग्राम, तो 2 into 122.5 ग्राम टूटता है तो 2 into 74.5 ग्राम ये मिलता है और 3 into 32 ग्राम ऑफ O2 मिलता है। गॉट इट? अब एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, मुझे ये बता, 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 gives 3 into 22.4 liter of oxygen at STP। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। Yes, sir. 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4, है ना? तो हमें 3 मोल मिल रही है, तो 3 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी? 3 into 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो देखो, एक केमिकल इक्वेशन से हमें क्वांटिटी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? इतना क्वांटिटी इसका, इतना क्वांटिटी, है ना? मिल रहा है सारा इंफॉर्मेशन क्वांटिटी से रिलेटेड। तो एक केमिकल इक्वेशन ना ही सिर्फ क्वालिटी के बारे में बताता है, बोलने का कि क्या उसमें चीज है वो तो पता चलता ही है, साथ में हमें ये भी पता चलती है कि कौन कितना मात्रा में है ना? तो केमिकल रिएक्शन जो होती है एक पर्टिकुलर रेशियो में होती है, अंडरस्टूड? एक पर्टिकुलर रेशियो में कॉम्बिनेशन हो रही है। गॉट इट? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज हमें समझनी थी और आई सपोज सबके दिमाग में घुस गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो सिचुएशन या एप्लीकेशन वाले न्यूमेरिकल आएंगे, उन्हें न्यूमेरिकल को आपको बनाना है। और वो न्यूमेरिकल कैसा आएगा? मास एनालिसिस। बोलने का मतलब क्या कि आपको एक का मास दे देगा और बोलेगा कि दूसरा का मास कितना बना बताइए। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? Yes, sir. Yes, आराम से बता सकते हो। आपको एक का मास दे देगा और बोलेगा कि वॉल्यूम निकालो कितना बना कोई गैस का।
जैसे कि स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि दे देगा कि बोलेगा कि इतना ग्राम एसिड है तो ऑक्सीजन कितना बन रहा है वॉल्यूम में इसलिए कितना वॉल्यूम आराम से ये देख के पता कर सकते हैं। या आपको दे देगा मोल मोल एनालिसिस। बोलने का मतलब बेटा क्या आपको मोल बता देगा कि ये इतना मोल है, बताइए ये कितना मोल बना या ये कितना मोल बना। बस क्वेश्चन यही से रिलेटेड आएंगे, बड़े तो ये दिमाग में आपको रखना। चलो एक बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन देता हूं आपको इस कंडीशन पे, आप बनाओगे इसको अभी। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है, द अमाउंट ऑफ वाटर formed from 16 ग्राम ऑफ मीथेन। दूसरा है द अमाउंट ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो क्वेश्चन पूछी गई है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। जल्दी से बनाओ। मीथेन का फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? पूरा दुनिया में मालूम होना चाहिए। CH4 होता है मीथेन, ऑक्सीजन O2 होता है, बनता है फर्स्ट CO2 केस में और H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैं 2 डाल दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 डाल दिया, तो हाइड्रोजन तो चलो यहाँ पे 2 डालने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 4, तो यहाँ पे ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी वाटर बनेगी यदि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जलता है तो। सर 36 ग्राम। बहुत सिंपल, देखो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल यदि जलता है तो इसका 2 मोल जरूरत पड़ेगा। तो और इसका बनता है 1 मोल और इसकी बनती है 2 मोल, तो इसका 1 मोल का 16 ही ग्राम तो होता है। तो ये 16 ग्राम यदि जला तो ये बनेगा 2 into 18 बोले तो 36 ग्राम। समझ चुके हो? और पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोला कि यदि 8 ग्राम। सर 8 ग्राम। 8 ग्राम। वेरी गुड। मान लो कि 22 ग्राम बना तो ये कितना जलेगा? तो एक्चुअली 1 मोल में 44 ग्राम होती है, तो 44 ग्राम बनता है 16 ग्राम, तो उसका आधा कितना से बनेगा? इसका आधा से बनेगा। बहुत सिंपल, समझ गए? यस सर। यस सर। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा वीडियो पॉज होगा, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है सर, समझ गया ना? बहुत सिंपल है। अब इससे रिलेटेड एक थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो और इसको समझना है। वो बताएंगे नहीं बन रहा है और क्यों नहीं बन रहा है। बच्चों न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है मैक्सिमम से, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ना? यस सर। एक ही यस, दूसरा यस। सर सब नहीं बन रहा है सर। सब नहीं बन रहा है, ठीक है। बन रहा है सर, बन रहा है सर। ओके, और यस सर यस सर। बन रहा है, चलो ठीक है, मैक्सिमम से बन रहा है। सब नहीं बनेगा, सब तो इतना आसान नहीं है कि सब बन जाएगा। ओके, सब बनना तो थोड़ा मुश्किल होता ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बीच में थोड़े से एडवांस लेवल वाले भी डाल देता हूँ, तो कुछ मेंस वाले भी डालता हूँ, तो कुछ तो दिक्कत होगा, वो आस्ते आस्ते सब बनेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है। ओके, और आस्ते आस्ते जब न्यूमेरिकल बनने लगेगा ना बेटा, तब आप लोग सोचोगे कि हाँ आप दिमाग हम लोग का खुल रहा है। मतलब आस्ते आस्ते, तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 1-2 महीना 3 महीना बीतने तो देखो फटाफट बनेंगे आपसे। और जिस दिन बनने लगेगा तब आपको समझ आएगा हाँ ये चीज होता है, रियलिटी एप्लीकेशन अब हम लोग से हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो इसको, 2 मिनट टाइम दूंगा इसके लिए। If 16.54 नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। न्यूमेरिकल देने से पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक मेथड बता देता हूँ, उसको सीख लो। वो सीख लोगे तो न्यूमेरिकल और आसानी से। ये देख लो, पहले ये वाला चीज देख लो, इंपॉर्टेंट। फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब मैं एक छोटा सा ट्रिक दूंगा आपको। ये ट्रिक आप लगाओगे ना, फटाफट बनते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं ये ट्रिक है क्या। कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन पे ये ट्रिक काम करेगा। देखो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब ये एक्चुअली छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी जो मैं लिखा हूं, वो बैलेंस करने के लिए जो नंबर हम लोग आगे में डालते हैं ना, उसको मैं लिखा हूं, ठीक है। और बड़ा ए बड़ा बी रिएक्टेंट है, तो बड़ा सी बड़ा डी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये जो छोटा ए, छोटा बी और छोटा डी मैं लिखा हूं, एक्चुअली दे आर नंबर्स जो बैलेंसिंग करने के लिए यूज की जाती है, और उन नंबर्स को बोला जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए जो आगे में नंबर यूज कर रहे हैं, जैसे KClO3 2KClO3 gives 2KCl plus 3H2O2, तो ये 2 ये 3 ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। गॉट इट। अब देखो, कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन यदि आपके पास है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट will be equal to moles of B divided by उसका stoichiometric, which will be equal to moles of C divided by उसका stoichiometric coefficient, which will be equal to moles of D divided by उसका stoichiometric। ओके, मतलब कि आपको यदि क्वेश्चन में कभी भी पूछा गया कि आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है और बोला गया इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो आप इन दोनों का रिलेशन इस तरह लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली इसका मोल। ओके, या आपको दे दिया इसका और बोला इसका निकालने के लिए, तो मोल्स ऑफ ए बाय ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय बी। ओके, डायरेक्ट आप बना सकते हो। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से? बेटा ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, एक्चुअली आप जब यूनिटरी मेथड से बनाते हो ना, तो लास्ट स्टेप में हम लोग यही करते हैं। ओके, ये कोई ट्रिक नहीं है, लास्ट स्टेप में हम लोग बेसिकली यही करते हैं। तो चलो ये भी समझा देता हूँ कि ये आया कहां से फॉर्मूला। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, उसको समझो, तो आपके दिमाग से ये भी दूर हो जाएगा कि सर फॉर्मूला आया कहां से। मान लो एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2a + 3b gives c, एक इक्वेशन लिखता हूं ऐसे। अब जरा मुझे सोच के एक बात बताना, यदि C का 1 मोल रहेगा तो A का कितना मोल बनेगा, मतलब जरूरत पड़ेगा? 2 मोल। तो A का कितना मोल जरूरत पड़ेगा? 4 मोल। 4 मोल है कि नहीं? तो बोलने का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ A जो है वो हमेशा दुगना रहेगा मोल्स ऑफ C का, है ना। यदि ये 3 है तो इसको कितना रहना है, 6 रहना है।
दुगना 3 into 2 यदि ये 4 मोल है तो ये कितना रहेगा 8 मोल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि ये 1 मोल है तो ये कितना होगा 3, 3 यदि ये 2 है तो ये 6 mole 6, तो मतलब B हमेशा C का कितना गुना है 3 गुना। तो मोल, ओके, पहले अब हम लोग इसको देखते हैं, ये भी लिख ही देते हैं, जब डिस्कस हो गया। मोल्स ऑफ B विल बी 3 into मोल्स ऑफ C। ये दोनों आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? वेरी इजीली समझ आ गई, कुछ तो है नहीं इसमें। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ A, ये 2 को नीचे ले आया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय 1। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में यही चीज लास्ट में करते हैं, बट तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कहां से आया नहीं आया, तो ये छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। बट इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे और अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स बाय B डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ C बाय डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A इनटू A, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मास ऑफ C डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिमिलरली मोलर मास ऑफ D, सॉरी मास ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ D इनटू स्टोइचियोमेट्रिक। तो किसी भी दो का आप रिलेशन बैठा सकते हो और इस तरह अपने न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर सकते हो ताकि आपकी जल्दी से न्यूमेरिकल्स बन जाए। इसकी आपकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी आपको जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हमेशा जितना इसका मोल्स लोगे डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस, बात खत्म, ओके। अब इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसको ट्राई करना, मिटा दो ये, चलिए। yes sir बस दिमाग में रखना है, मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक, मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक, बस सब न्यूमेरिकल झटके में करेंगे। ट्राई करो फटाफट और जल्दी से बनाना है। ये सब बताने का मतलब है कि आपके पास स्पीड रहे। If 16.4 gram of calcium nitrate decomposes calculate mass of calcium oxide formed. Number 2, calculate volume of NO2 formed, ओके। तो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी इक्वेशन बनाने से पहले या न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर देना। स्ट्रेटेजी में यही आता है कि आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन, सेम डिकम्पोजिशन होती है। चलो अब आगे बनाओ, इतना हिंट दे दिया, 2 मिनट टाइम लो और बनाओ।
कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, याद है ना जूनियर क्लास में पढ़ा था लेड नाइट्रेट, 10th में पढ़े हो। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करती है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है। ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ओके, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। बैलेंस आई सपोज सबने कर लिया है कि नहीं कर लिया है? तो आई सपोज यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 4 लगेगा। बैलेंस है ना, चेक कर लो। तो कैल्शियम 2 कैल्शियम, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 8 10 12, ठीक है बैलेंस। अब प्रोसीड करो। क्या पूछा गया है कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, कुछ नहीं दिक्कत है, ये पूछा है और ये दोनों का रिलेशन जमा दो बैठा के, ये दिया हुआ है कितना है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of calcium oxide divided by stoichiometric coefficient. stoichiometric coefficient सेम है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, इसका will be equal to given mass, इसको मैं A लिख देता हूँ और इसको B लिख देता हूँ। ओके, मोलर मास ऑफ B गिवन मास 16.4 है। इसका आप निकालोगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का 164 ही आएगा, ठीक है, गॉट इट। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे रिलेशन वाले की, कट जाए फटाक से। वो मैथ नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पे, वो फटाक से कटेगी। ओके, तो 16.4 डिवाइडेड बाय 164, ये वाला निकालने बोला है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनटू मोलर मास ऑफ बी, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 होता है, इनटू कर दो तो गिवन मास ऑफ बी निकल जाएगा। इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो 16.4 1 जा 10 जा तो कितनी आ जाएगी? 5.6 ग्राम। समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. बहुत सिंपल थी ना। अब देखो वॉल्यूम पूछा है इन दोनों का, तो चलो ये सेम फार्मूला लगा लिया हम लोग। इसका मोल्स बराबर है इसका मोल्स, मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ A divided by stoichiometric coefficient 2 will be equal to moles of B divided by stoichiometric coefficient that is 4, ठीक है ना। मोल्स में गिवन मास बाय मोलर मास हम लोग लिख सकते हैं। गिवन मास 60.4 सर 4.48। हाँ 4.4 है, ठीक है। गिवन मास 16.4 है, बाय मोलर मास 164 है, इनटू 2, ठीक है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ बी के जगह में वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू 4, है ना। ये भी तो मोल का ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। तो वॉल्यूम एट एसटीपी हमको निकालना है, तो मैं 16.4 डिवाइडेड बाय 164 इनटू 2, ये 22.4 गया ऊपर और ये 4 भी गई ऊपर, ठीक है ना। ये कटेगा 10 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ओके। और आ जाएगी आपको 44.8, 22.4 into 2 44.8 डिवाइडेड बाय 10 4.48 लीटर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ तो नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ और बनाओ। और यूनिटरी मेथड से लगाओगे तो घचपच होगा, बहुत ज्यादा 4-5 स्टेप लगाना पड़ेगा। और एक्चुअली आप जब थोड़ा स्पीड पकड़ लोगे तो ये सब स्टेप थोड़े बनाओगे, आप तो डायरेक्ट लिखोगे ना, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डायरेक्ट बनाओगे आप एग्जाम में, है कि नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में थोड़े इतना स्टेप आप लिखोगे। चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं एकदम ऐसा ही देता हूं और आप इसको बनाओगे। मैं मिटा देता हूं। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल देता हूं, सिंपल बनाओ पहले, क्योंकि मैंने एक समझा दिया, थोड़ा टिपिकल ही था। टिपिकल क्या था, यूनिटरी मेथड लेते तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन आसान है।
अच्छा, और एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ। कोई भी न्यूमेरिकल कभी बनाओगे ना, तो एक्चुअली जो सॉल्व करोगे ना वो लास्ट स्टेप में सॉल्व करना। यदि मानो 4-5 स्टेप आता है तो पहला ही स्टेप में सॉल्व मत करना, सॉल्व लास्ट स्टेप में करना। क्यों? क्योंकि आईटी वाले या नीट वाले ऐसे न्यूमेरिकल्स देते हैं जो एंड स्टेप में सब ऊपर नीचे कटता है। ओके, गॉट इट? तो ऊपर से आपको Yes, sir. डिवाइड इंटू करते हुए नहीं आना है, लास्ट स्टेप तक पहुंचो और बहुत सारे कट जाते हैं, ठीक है ना? और एक और बेनिफिट है इसका कि यदि आप पहले ही स्टेप में कैलकुलेशन करते हो तो कोई एरर यदि पहला स्टेप में हो गया तब तो वो एरर लास्ट तक रह जाएगा। बट यदि एरर नहीं रहेगा, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करोगे तो एरर आने का चांस ही नहीं है। लास्ट स्टेप में एरर आया तो वेरीफाई कर लोगे एक बार, है कि नहीं? इसलिए कैलकुलेशन हमेशा जो भी मल्टीप्लाई इनटू करना है वो लास्ट स्टेप में होगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ calcium oxide formed from 1 gram of calcium। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, चलो आप बना लो इसको, जल्दी बना लो। सर आपका वीडियो बना रहा है सर। कितना? बोलो। सर वीडियो बना रहा है। बेटा आपका नेटवर्क सही नहीं है, वीडियो यहाँ सब कुछ सही है। सर ब्लर आ रहा है। चलिए बनाइए इसको, कोई ब्लर नहीं है, सब ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सर ठीक है वीडियो। सर 1.40। यस 1.4, सिंपल सी बात है। कोई भी दो का रिलेशन जोड़ दो ना, इसका जोड़ दो इसका जोड़ दो, ये वाला दिया हुआ और ये वाला, पर बैलेंस नहीं हुई है इक्वेशन, यहाँ पे है ना? बट तो सिंपल सी बात है, देखो गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए into stoichiometric coefficient given mass of B divided by molar mass of B into stoichiometric coefficient। करिए given mass कितना लिया है? 1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कैल्शियम का 40 होता है, ये वाला निकालना है। इसका कितना होगा? 56 होगा। इसको ऊपर भेज दो तो 1/40 into 56, आप सॉल्व करोगे तो 1.4 बन जाएगा। ओके, समझ आई सबको? Yes, sir. यस। कौन गाना सुन रहा है भाई? क्लियर? एक और सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूं, सेम ही क्वेश्चन देता हूं। अब इसका आंसर आप लोग सब बनाओगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। चलिए ये वाला आप बना लो। तो अमाउंट पूछा है, मतलब मासिक पूछा है, अकॉर्डिंग सेम इक्वेशन है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। चलो फटाक से इसको बनाओ। amount of oxygen given mass of this by molar mass of this into stoichiometric coefficient, mass of O2 divided by molar mass of O2 into 1, ठीक है ना? mass of O2 निकालना है ना? तो क्या करोगे? ये कितना है? 1 ग्राम, 1 डिवाइडेड बाय 40, सर 0.4। हाँ 0.4 आ जाएगी, ठीक है, इंटू 32 ऊपर में आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो काट लो, 4 4 जा 4 10 जा, तो 0.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए
सर हाँ बेटा, सर अभी जो आपने केमिकल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ाया वही स्टोकियोमेट्री होता है? हाँ यही, इसी को तो स्टोचियोमेट्री बोलते हैं। ओके, बट स्टोचियोमेट्री का शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता मालूम है? कि जो रिएक्शन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। ओके, और डिटेल्स में आपको समझ आएगा। चलो, एक थोड़ी सी लगेगी आपको कि थोड़ी न्यूमेरिकल टफ है, नहीं है, बट आप बहुत सिंपल सी न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट। सपोज 342.5 ग्राम ऑफ, मैं सबका वैल्यू दे दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। सपोज 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड हम लोग बोलते हैं Pb3O4, जिसका मास नंबर सर वीडियो ब्लर आ रहा है। बेटा वीडियो ब्लर आ रहा है तो क्या किया जाए, थोड़ा एडजस्ट करो, आपकी नेटवर्क इशू है, यहाँ से एवरीथिंग इज राइट। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करो, 2-4 दिन की बात है, रुक जाओ, ऑफलाइन क्लास खुलने वाले हैं सारे, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो सपोज 342, बाकी जगह वीडियो सही जा रही है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर, सही है। यस सर। चलिए, सपोज 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड Pb3O4, जिसका मॉलिक्यूलर मास मैंने लिख दिया। ओके, 685 ग्राम is reduced in a current, is reduced in a current of hydrogen, ठीक है? कैलकुलेट ए लेड फॉर्म्ड, कितना मास बनता है लेड का, मास ऑफ लेड फॉर्म, लेड का भी दे देता हूं, चलो 207 ग्राम हो गया, और इन सब की दी एग्जाम में दे देगा, यदि इतना बड़ा बड़ा आएगा तो दिया रहेगा। और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, तो इक्वेशन पे थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो तो लगा लो। 342.5 ग्राम रेड लेड Pb3O4 ली गई है, जिसको रिड्यूस करवाया गया है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। Pb3O4 को रिड्यूस करवाया गया है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना? तो ये बनेगा Pb + H2। ओके, कैलकुलेट लेड फॉर्म और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। जल्दी से इक्वेशन बैलेंस करो और बनाओ पड़ा। बैलेंस हुई आप लोगों से? बैलेंस कर दूं? 2 सेकंड में। हो जाएगा। हो जाएगा बैलेंस आसानी से। ना 3 वो है ना, मारो ना 3 वो, और क्या, 4, और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को 4 कर दिया, ऑक्सीजन 4, 8। किसको इतना हंसी आ रहा है भाई, पढ़ाई करो ना। 3 पीबी, 3 पीबी, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8, चल बैलेंस भी कर दिया। बना, जल्दी से बनाओ इसको, आप नहीं बनाओगे तो मार खाओगे, इतना सिंपल सा नहीं। सब कैलकुलेशन पार्ट मैंने दे दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथ नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखो। सर 310.50 ग्राम। 50 नहीं बोलते हैं, 50 बोलते हैं, अब इतना भी मैथ सीख लो, पॉइंट के बाद 50 होता है। यस सर। सही है बेटा, बिल्कुल। दूसरा वाला किसने बनाया, नाम तो बता दो। विनायक। विनायक सिंह। विनायक कहाँ रहते हो बेटा? सर हरना। खड़ना, खड़ना गरा। सर फर्स्ट का औरंगाबाद महाराष्ट्र 310.5। हाँ बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। सेकंड वाला बनाओ। सब ट्राई करेंगे।
किसी का इसका रिलेशन और इसका जोड़ दो ना, तो गिवन मास ऑफ ए, इसको मैं ही मान रहा हूँ, मोलर मास ऑफ ए इनटू कुछ नहीं 1 इक्वल टू गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू 3। ये वाला निकालना है तो ये सबको ऊपर भेज देना। गिवन मास कितना दिया हुआ? सर 342.5। सेकेंड वाले का 4 ग्राम। नहीं बेटा गलत है, फोन नहीं, कैलकुलेशन गलती की है कुछ। 342.5 डिवाइडेड बाय 685 इनटू एमबी भेजोगे उधर 260 और इनटू 3, ये मिल जाएगा आपको गिवन मास ऑफ लेड बी लिखा हूं। ये काटोगे तो 2 बार में कटेगा और ऊपर में आएगा 621/2 तो आ जाएगा 310.5। ठीक है, सब कटेंगे, देखते हैं फटफट कटता है सब, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा वाला में गड़बड़ आ रहा है क्या आंसर? H2 रिक्वायर्ड वॉल्यूम पूछा हूं, मास नहीं पूछा हूं। वॉल्यूम मास सही बताया हो बेटा, मास सही बताया हो बेटा, वॉल्यूम में पूछा हूं। मास इज परफेक्ट, 8 ग्राम होगा, नहीं 4 ग्राम, 4 ग्राम, 4 ग्राम। जिसने भी निकाला 4 वो सही निकाला है, उसने मास निकाला है, पर मैं वॉल्यूम पूछना चाह रहा हूं। आसान सी बात है, गिवन मास ऑफ A by मोलर मास ऑफ A into 1 equal to वॉल्यूम एट STP। जब वॉल्यूम वाला कहानी आ जाएगा तो वॉल्यूम एट STP 22.4 into 4, यही कहानी है ना। गिवन मास 342.5 divided by 685। 4.8। हाँ गुड, Yes, sir. 4.8. 44.8 है। यस सर, मेरा 40.8 आया सर। हाँ सही है, बन रही है ना। देखो अब ऐसे ऐसे ट्रिक्स आएंगे। अब यूनिटरी मेथड में आप लोग 1 मोल का इतना, 2 मोल का कुछ नहीं, ये ट्रिक लगाओ बनेंगे सब। ठीक है, बन गया सबका। Yes, sir.